लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो एक पोर्शन है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, जिसमें से 20 नंबर का सवाल आता है, 2 सवाल पूछे जाते हैं, इसमें से एक करना होता है। तो ये इसमें 3-4 बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिसको हम इंशाल्लाह स्टडी कर लेते हैं। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, ये पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा था, लेकिन फिर उसको 1930 में उन्होंने अलहदा निकाल के सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कर दिया। ठीक है, इसमें सबसे पहली अहम बात यह है कि ये हमेशा सेल जब प्राइस के बदले होगी, मनी के बदले सेल होगी। चीज़ अगर बेची जा रही है तो पैसे के बदले बेची जा रही है। जब पैसे के बदले बेची जाएगी तो अब हम कहेंगे कि ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के तहत फ़ैसला होगा। अदरवाइज़ बार्टर सिस्टम है, कोई चीज़ एक्सचेंज की गई है तो वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के ज़रिए नहीं होगी। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हमेशा जो है पैसे के ज़रिए अगर आप चीज़ ख़रीद रहे हैं, पैसे के बदले में कोई काम हो रहा है तो फिर गुड्स चेंज हो रही हैं, तो फिर हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के तहत उसको डील करेंगे। अदरवाइज़ हम इसको जो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में डील नहीं कर सकते। तो इसमें जाहिर सी बात है कि जब सेल है तो बायर और सेलर हैं। ठीक है, जो चीज़ ख़रीदने वाला है बायर, पर्सन हु वांट्स टू बाय अ थिंग इज़ अ बायर, और सेलर क्या है, अ पर्सन हु सेल्स अ थिंग इज़ अ सेलर, जो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसमें अहम बात जो समझने वाली है कि सेल कब होती है। ठीक है, सेल कब होगी, इसमें प्रॉपर्टी इन गुड्स, ये बात अहम है, समझने वाली बात है। प्रॉपर्टी इन गुड्स जब ट्रांसफ़र होगी तो हम कहेंगे सेल हुआ है, यानी सेलर से बायर को जब प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे कि ये सेल है। प्रॉपर्टी इन गुड्स से क्या मुराद है? प्रॉपर्टी से मुराद है ओनरशिप, मलकियत। ठीक है, प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? ओनरशिप ऑफ दैट गुड। इससे मुराद वो प्रॉपर्टी नहीं है जो जायदाद जिसको हम समझते हैं। प्रॉपर्टी से मुराद है ओनरशिप ऑफ दैट गुड। फ़र्ज़ करें आप किसी दुकान पे जाते हैं, वहाँ से 2 किलो आटा ख़रीदते हैं और उसे कहते हैं कि यार ये आटा आप अपने पास रख लें, उसकी पेमेंट आप कर चुके हैं, ये आटा आप अपने पास रख लें, मैं आगे से एक और चीज़ ख़रीद के आता हूँ। अब जब आटा हालांकि उसी की पोजेसन में है, अभी ये सेलर की पोजेसन के अंदर ही मौजूद है, लेकिन प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र हो चुकी। वो जो 2 किलो का थैला है वो आपका है, आपकी मलकियत है, उसके ऊपर सेलर का राइट नहीं है, चाहे उसकी पोजेसन में पड़ी है चीज़। तो प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र हो चुकी, इसलिए सेल हो चुकी है। ठीक है, समझने की बात क्या है कि सेल कब होगी? जब व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफ़र फ्रॉम सेलर टू बायर, तो सेल हो जाएगी। ठीक है जी, तो इसमें अहम बात क्या है कि सेल कब होगी? जब प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र होगी। सेक्शन 2 को आपने स्टडी करना है। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थी, तो यहाँ पे भी सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशंस हैं, इसको आपने स्टडी करना है। तो जब प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र होगी तो हम क्या कहेंगे कि सेल जो है वो मुकम्मल हो गई है, क्योंकि प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र हो चुकी है। फिर इसके अंदर छोटी छोटी टर्म्स हैं, जैसे फ्यूचर गुड्स। ठीक है, आप जाते हैं एक जगह पे चीज़ ख़रीदने, जैसे फ़र्नीचर की दुकान पे आप चीज़ ख़रीदने जाएं और आप उसे कहेंगे जनाब हमने ये कुर्सी बनवानी है। एक कुछ चीज़ें हैं कि जो वहाँ बनी हुई पड़ी हैं, वो फ़र्नीचर अगर आपको पसंद आता है तो वो चीज़ मौजूद है। ठीक है, वो जो है डिलीवरेबल स्टेट में है, उसको फ़ौरन डिलीवर किया जा सकता है, तो वो चीज़ें डिलीवरेबल स्टेट में हैं। ठीक है, एक चीज़ है कि आप कहते हैं नहीं जी हमें इस तरह का बेड बनवा के दें, या अगर कोई चेयर पड़ी है तो हमें ये वाली पॉलिश करवा के दें, तो वो फ्यूचर में तैयार होनी है। तो ऐसी चीज़ जो फ्यूचर में तैयार होनी है इन रिज़ल्ट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, कि जो आपका सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके नतीजे में वो चीज़ तैयार होगी, तो हम वो चीज़ जो फ्यूचर में तैयार होनी है उससे हम कहते हैं कि ये फ्यूचर गुड है। ठीक है, अब यहाँ से 2 बातें हमें समझ आती हैं। एक चीज़ है कि सेल, हम उसे कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और एक है एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, जब आप फर्नीचर की दुकान पे गए, आपने कहा कि आप हमें ये 4 कुर्सियाँ जो हैं इनको इस तरह की पॉलिश करवा दें, वो पॉलिश नहीं हुई हुई थी, तो हमने वहाँ एग्रीमेंट टू सेल किया, क्योंकि प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र होगी तो सेल कंप्लीट होगी। अब जब तक वो पॉलिश नहीं करता उस वक्त तक वो चीज़ हम लेने वाले नहीं, हम उसे पैसे दे भी जाएँ तब भी वो चीज़ें हमारी नहीं, जब तक उसके ऊपर सर्टेन जो है वो कलर की पॉलिश नहीं हो जाती। तो वो हमारा एग्रीमेंट टू सेल होगा।
ठीक है, कि ये चीज़ हम बेचेंगे, मुस्तकबिल में होगा, यानी फ्यूचर गुड्स के हवाले से है, तो ये एग्रीमेंट टू सेल होगा। तो एग्रीमेंट टू सेल क्या है? जिसमें फ्यूचर गुड्स आएंगी, जिसमें फ्यूचर में डिलीवरी होगी। ठीक है जी। और सेल क्या है कि मौके पे आप गए, 10 रुपये दिए बॉल पॉइंट ले लिया, 20 रुपये दिए आपने कोई चीनी ले ली, 50 रुपये दिए कोई चीज़ ले ली, लेकिन वहाँ एग्रीमेंट टू सेल क्या है कि आपने फ्यूचर में लेनी है कि मुझे ये चीज़ मंगवा दें, ये पैसे ले लें, या बाद में पैसे दिए, वो कोई भी मोड हो सकता है, लेकिन वो एग्रीमेंट टू सेल है। और सेल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कब बनेगा? जब वो चीज़ प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र होगी तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा। मौके पे जब चीज़ बेची जाएगी तो हम उसे कहेंगे कि ये सेल है। अदरवाइज़ अगर हम फ्यूचर में लेंगे तो वो एग्रीमेंट टू सेल है। तो इसमें ये चीज़ देखने वाली है कि एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है या सेल हो रही है। ठीक है जी। तो सेक्शन 2 जो है उसमें ये डेफिनेशंस आपकी आ जाती हैं। गुड्स हैं, गुड्स क्या होती हैं? कोई भी मूवेबल चीज़ है। प्राइस क्या है? जो मनी कंसिडरेशन है। कॉन्ट्रैक्ट में हमने कंसिडरेशन पढ़ा था, अगर मनी कंसिडरेशन हो तो वो प्राइस होती है। ठीक है। प्रॉपर्टी से मुराद वही है कि जो ऑनरशिप ऑफ द गुड्स हैं। सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल गुड्स। फ्यूचर गुड्स आ गई। ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशंस हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हमने डिस्कस कर लिया कि अगर तो आप उसी का सेल कर रहे हैं तो सेक्शन इसका जो है आपका 4 जो है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, कि अगर आप उसी का सेल कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, वो सेल है। अगर आप फ्यूचर में सेल करेंगे तो वो एग्रीमेंट टू सेल है, कि आप मुस्तकबिल में वो चीज़ उसको बना के प्रोड्यूस करके देंगे तो वो एग्रीमेंट टू सेल हो जाता है। ठीक है जी। तो सेल और एग्रीमेंट टू सेल में ये फ़र्क है। ठीक है जी। ये आपने सेक्शन वाइज पढ़ते रहना है। प्राइस आ गया, फिर प्राइस का जो है प्राइस की जो तयन है या असरटेनमेंट है, जो आप प्राइस मुकर्रर करते हैं वो मार्केट के हिसाब से किया जा सकता है। वो जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशन सेलेक्ट हों कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हों। फ्यूचर गुड्स है तो फ्यूचर में जब तैयार करके देंगे उस वक्त इसकी जो प्राइस होगी उस वक्त लेंगे। अभी आप दे रहे हैं तो ये सारी प्राइस की जो एडजस्टमेंट है ये आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो इसके अंदर शुरू में ये डेफिनेशंस हैं, ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। फिर एक है असरटेन्ड गुड्स। असरटेन्ड गुड्स, ठीक है, या हम कह सकते हैं स्पेसिफिक गुड्स। ठीक है। आप जाते हैं फर्नीचर की दुकान पे, वहाँ 50 कुर्सियाँ पड़ी हैं, आप 4 कुर्सियाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपने वो 4 कुर्सियाँ असरटेन कर ली कि ये 4 कुर्सियाँ मैंने ख़रीदनी हैं, तो यहाँ स्पेसिफिक गुड्स के ये 4 चीज़ें, ये यहाँ 4 कुर्सियाँ ये स्पेसिफिक कर दी, आपने सिर्फ वो ख़रीदनी है। वो चाहे वहीं पड़ी रहें, अगर वो आपने पैसे दे दिए और वो प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र होगी तो वो सेल हो चुकी हैं, तो वो असरटेन गुड्स हैं, जनाब मैंने ये चीज़ें लेनी हैं। ठीक है। तो ये स्पेसिफिक गुड्स या असरटेन गुड्स, ये भी इसके अंदर अगर टर्म आए तो उसका ये मतलब होगा। ठीक है। इसी तरह एक और चीज़ इसमें आ जाती है कि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ का सौदा किया कि जो ख़राब हो जाती है, जैसे फल हैं, सब्ज़ी हैं, ये भी गुड्स में आता है, ये भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो वो पेरिशेबल गुड्स हैं। क्या हैं? पेरिशेबल गुड्स। ठीक है। जो पेरिशेबल गुड्स हैं इनके हवाले से जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या एग्रीमेंट करते हैं, तो जब अगर तो वो चीज़ उससे पहले ख़राब हो जाए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जब आप कर रहे थे उस वक्त तक वो चीज़ ही ख़राब हो चुकी है, तो फिर वो वाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सौदा कर दिया और चीज़ ठीक थी उस वक्त, लेकिन उसने डिलीवरी लेने से पहले चीज़ ख़राब हो गई, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं कि जनाब आप इसको हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आपका वो आ जाता है कि उसने प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र कर दी थी। ठीक है। प्रॉपर्टी इन गुड्स बायर को ट्रांसफ़र हो चुकी थी और बायर ने डिलीवरी लेके जानी है, बायर लेके नहीं गया तो रिस्क ट्रांसफ़र हो चुका है। ठीक है। सेलर ने उसको दे दिया, प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र हो गई, अब उसने चीज़ उठानी है और वो चीज़ उठाने में देर कर देता है, तो ये प्रॉपर्टी इन गुड्स क्योंकि ट्रांसफ़र हो चुकी थी तो रिस्क ट्रांसफ़र हो चुका है। अगर वो चीज़ ख़राब हो जाती है तो वो बायर का अपना कसूर है, बायर का अपना लॉस है, सेलर जो है वहाँ बरियोज़िमा हो जाएगा। तो पेरिशेबल गुड्स अगर हों तो ये मसाइल उसके साथ हो सकते हैं। अब सेक्शन आपका 12 है जो डील करता है कंडीशन एंड वारंटी को। इसमें एक कंसेप्ट आता है कंडीशन एंड वारंटी, और ये बड़ा अहम टॉपिक है।
कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन एंड वारंटी, ठीक है जी, ये लहदा है। इसमें देखने वाली बात क्या है, इसमें अहम बात यह है कि अगर आप फ़र्ज़ करें कोई चीज़ ख़रीदते हैं, जैसे ये बोर्ड मार्कर है, हम ये ख़रीदने जाते हैं, हमारा मकसद है कि ये ब्लैक कलर का हो और हम इससे लिख सकें। कंपनी कौन सी है, इसके ऊपर कलर ब्लैक हुआ हुआ है, वाइट हुआ हुआ है, पिंक हुआ है, ठीक है। हमने ये चीज़ डिसाइड नहीं की, हम ये कहते हैं कि हमें इस मकसद के लिए चीज़ चाहिए। किस मकसद के लिए? कि ये ब्लैक कलर का वाइट बोर्ड हो, वाइट बोर्ड पे लिखने वाला मार्कर हो और जो इरेजेबल भी हो, ठीक है। अब हमने क्या चीज़ देखी? ब्लैक कलर हो, ठीक है, वाइट बोर्ड पे लिख सकता हो, इरेजेबल हो, ठीक है। अब ये 3 कंडीशंस हैं, यानी कि ऐसी चीज़ है कि अगर ऐसा नहीं करेगा तो हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। आपने ये 3 कंडीशंस दे दी कि ये अगर आप फुलफ़िल करेंगे, मुझे ऐसी गुड देंगे जिसमें ये तीनों चीज़ें मौजूद हों, तब हम आपसे चीज़ ख़रीदेंगे। आपने चीज़ मंगवाई, वो कंसाइनमेंट 1000 की तादाद में फ़र्ज़ करें आपने मंगवाए हैं, वो आ गए, आप चेक करते हैं वो इरेज नहीं होता, ठीक है, परमानेंट किस्म का है, तो आप सारी की सारी चीज़ को रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? कि उसने कंडीशन फुलफ़िल नहीं की। यानी कि ये एक ऐसी चीज़, ऐसी शर्त, ऐसी स्टिपुलेशन एक कंट्रैक्ट के अंदर कि अगर ये फुलफ़िल ना की जाए तो चीज़ रिजेक्ट की जा सकती है, पूरा मुआहदा कैंसिल किया जा सकता है, पेमेंट रोकी जा सकती है, तो हम उसे कहते हैं कि ये कंडीशन है। इसके बदले में एक चीज़ है वारंटी, यानी कि इससे जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे इसकी इस मार्कर की लेंथ क्या होगी, ठीक है, लेंथ है, इसका अपना कलर क्या होगा, वेट क्या होगा, ये इस तरह की चीज़ें हैं कि जो हमारे मेन ऑब्जेक्ट को फेल नहीं करती। लिखता भी है, ब्लैक वाइट बोर्ड पर इस्तेमाल भी हो सकता है, इरेज भी हो सकता है, हाँ इसका थोड़ा साइज़ बड़ा है, साइज़ छोटा है, ठीक है, यहाँ ये थिन है, थिक है, वेट में कोई फ़र्क है, ये इससे जुड़ी हुई चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन उससे मकसद फ़ोत नहीं हो रहा। या जो हमने स्पेसिफिक किया कि ये तो लाजमी होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा, तो वो वारंटी में आता है, ठीक है, कंडीशन एंड वारंटी। अगर वारंटी पूरी ना हो रही हो तो हम कह सकते हैं कि चीज़ों के ऊपर आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं कि जनाब ये हमने नहीं करना, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन है तो वहाँ चीज़ रिटर्न की जा सकती है, ठीक है जी। तो ये चीज़ इसके अंदर आ जाती है, कंडीशन एंड वारंटी। अच्छा, अगर बायर जो है चीज़ ख़रीदता है और वो ये कहता है कि जनाब कंडीशन पूरी नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन फिर भी वो चीज़ ख़रीद लेता है, रख लेता है अपने पास, तो उसने उसको वारंटी के तौर पे डील किया है, तो फिर उसके बाद वो क्लेम नहीं कर सकता कि मैं चीज़ें वापस करना चाहता हूँ। जब वो एक दफ़ा रख लेगा, पैसे दे देगा कि जनाब आपने तो कंडीशन फुलफ़िल नहीं की, इसलिए आप ये चीज़ वापस ले लें, ऐसा वो नहीं कर सकता। तो ये कंसेप्ट ऑफ कंडीशन एंड वारंटी है, सेक्शन 12 के अंदर डिस्कस किया गया है, तो इसको आप देख लेंगे। फिर आ जाता है आपका एक कंसेप्ट आ जाता है सेक्शन 17 में, जिसमें सेल बाय सैंपल और उससे पहले है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। तो 2 तरह की चीज़ें हैं, सेल 2 तरह के तरीके से की जाती है, एक है सेल बाय डिस्क्रिप्शन और एक है सेल बाय सैंपल, ठीक है। जैसे आपने उनको देखा होगा मेडिकल रैप्स को, जो मेडिसिन के सैंपल देते हैं डॉक्टर साहबान को कि जनाब ये सैंपल है, आप इसे इस्तेमाल करवाएं, अगर ठीक लगता है तो आप इसको सेल करें, हमारे यहाँ हमारी दवाई जो है वो लिखें। तो सेल बाय सैंपल और सेल बाय डिस्क्रिप्शन। आजकल हम मोबाइल ख़रीदते हैं, ठीक है। अब मोबाइल्स जो हैं उसमें अगर आप दुकान पे जाते हैं तो वहाँ उन्होंने डमी रखी होती है। अब आजकल उसके डेमो वर्जन्स आते हैं जिस मोबाइल को पूरे तरीके से आप कैमरा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो वो सेल बाय सैंपल है कि आप एक सैंपल दिखा रहे हैं कि जनाब ये चीज़ ऐसे ऐसे है, आप डब्बे में से निकालेंगे और तो सैंपल से मिलता जुलता ही मोबाइल आपको मिलेगा। इसी तरह सेल बाय डिस्क्रिप्शन है कि आप स्पेसिफिकेशन देखते हैं कि जनाब डब्बे पे एक पम्फलेट मिलता है, उस पर स्पेसिफिकेशन लिखी है जी, इतनी स्क्रीन है, इतनी बैटरी है, इस तरह की स्क्रीन है, इसके अंदर ये सॉफ्टवेयर है, फ़लाना।
अब इस तरह सेल बाय डिस्क्रिप्शन और सेल बाय सैंपल आप की जा सकती है। देखने वाली बात ये होती है कि अगर आपने सेल बाय डिस्क्रिप्शन की है तो भी जितनी भी प्रोडक्ट है वो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से होनी चाहिए, और अगर सेल बाय सैंपल है तो तमाम प्रोडक्ट सैंपल से मिलती हुई हो, और आप जब देखें जो बायर है उसको ये राइट दिया जाए कि वो चीज़ उसके मुताबिक चेक कर सके और उसके बाद ले लें। तो सेल बाय सैंपल और सेल बाय डिस्क्रिप्शन ये भी पूछा जाता है। कंडीशन एंड वारंटी पूछा जाता है कि कंडीशन एंड वारंटी में क्या फ़र्क है, कंडीशन एंड वारंटी क्या चीज़ होती है। तो कंडीशन क्या थी कि ऐसी चीज़, ऐसी शर्त कि जिसके बगैर आप कॉन्ट्रैक्ट लेंगे ही नहीं, आप चीज़ लेंगे ही नहीं, आप चीज़ पूरी की पूरी वापस कर सकते हैं। इसी तरह सेल बाय डिस्क्रिप्शन ये है कि जब सेल बाय सैंपल, और डिस्क्रिप्शन क्या है कि सैंपल आपने दिखाया उससे मिलता जुलता माल होगा, से डिस्क्रिप्शन आपने बताई उससे मिलती जुलती चीज़ होगी। तो सेल बाय सैंपल और सेल बाय डिस्क्रिप्शन ये भी एक अहम टॉपिक है। कंडीशन एंड वारंटी एक अहम टॉपिक है, और सेल ऑफ गुड्स की जो डेफिनेशन है उसमें से वो सवाल पूछ लेता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ये सेल ऑफ गुड्स के अंदर ये बड़ा अहम सवाल है। इसके बाद एक और टॉपिक रहा है सेल अनपेड, जो सेलर है उसके हवाले से कि जो राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, ये सवाल बहुत दफ़ा पूछा जाता है, बार बार आने वाला सवाल है। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, ठीक है। अनपेड सेलर से क्या मुराद है कि उसके पैसे पूरे नहीं दिए गए, अभी उसको पैसे देने में कुछ पैसे रहते हैं, उसके पैसे भी पूरी तरीके से अदा नहीं हुए। तो राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, ठीक है, ये चैप्टर लास्ट में है, इसको देख लीजिएगा। इसका सेक्शन मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन इसका सेक्शन 45 इसको डील करता है। 45 से ऑनवर्ड जो है ये चीज़ डिस्कस की गई है। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, कि सेलर ने चीज़ भेज दी, उसके पैसे नहीं आए, या उसको पता चलता है कि जिस बंदे को चीज़ भेजी है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, वो पैसे देने के काबिल ही नहीं रहा, फ्रॉड कर गया, भाग गया है। तो वो राइट्स ऑफ अनपेड सेलर इस सूरत में है कि उसके पैसे रहते थे, वो क्या कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर उस चीज़ उसी के पास मौजूद है, उसने आगे डिलीवरी नहीं दी, तो वो रिटेन दैट दोज गुड्स, कि वो उन चीज़ों को अपने पास ही रख ले, तैयार कर ली हैं लेकिन भेजे ना, जब आप पैसे आएंगे तो हम आपको देंगे। इसी तरह अगर उसने उसको ट्रांजिट में डाल दिया है कि डिलीवरी के लिए उसने उसको बेली को दे दिया है, ठीक है, या कार्गो करवा चुका है, तो वो फ़ोन करे कार्गो वालों को कि जनाब आपने चीज़ डिलीवर नहीं करनी, ठीक है, वो उसको रोकने का पाबंद है, ठीक है। गुड्स रोक सकता है अपने पास, कार्गो के दौरान, ट्रांजिट के दौरान उसको रोक सकता है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर वो चीज़ अभी उसके पास डिलीवर हो गई है लेकिन उसने अभी उसकी पोजेशन नहीं ली, फ़र्ज़ करें आपने लाहौर भेजा था, तो लाहौर तो पहुंच गई चीज़ लेकिन अभी वो डिलीवरी लेने नहीं आया, तो वहाँ जाके वो ख़ुद रिसीव कर ले, ठीक है। या किसी को कहे कि उसको ले ले और उसको डिलीवरी उसको ना होने दे बायर को। अगर डिलीवरी हो जाएगी तो फिर बायर से वापस लेना मसला बन जाएगा, उसको लीगल प्रोसीडिंग में जाना पड़ेगा, वहाँ जाके वो अपने पैसे क्लेम करेगा, वो पोजेशन उससे लेना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, तो उसको उसकी डिलीवरी होने से रोक सकता है। तो ये है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, के वो जो सेलर है उसको डिलीवरी होने से रोक ले, उसको डिलीवर ही ना होने दे। अगर डिलीवर हो जाता है तो फिर मसला बनता है। बायर के क्या राइट है कि उसने पैसे दिए हैं तो उसको वही चीज़ मिलनी चाहिए, जो क्वांटिटी उसने मांगी है वही क्वांटिटी मिलनी चाहिए, जो क्वालिटी उसने मांगी है वही क्वालिटी मिलनी चाहिए। इसी तरह इसके अंदर आता है कि अगर आपने ये आप किसी बंदे के पास जाते हैं जो सरसों के तेल का काम करता है, तो आप ये अज्यूम करते हैं, ये इम्प्लाइड है, ये अखज़ किया गया है कि आप जब भी उसके पास जाएंगे आप उनसे कहें यार 1 किलो तेल दे दें, तो वो आपको सरसों का तेल ही देगा, ठीक है। अगर वो सरसों का तेल ना दे तो आपके खिलाफ़ काम जा सकते हैं कि जनाब इसने सरसों का तेल क्यों नहीं दिया, हालांकि इसका काम ही सरसों के तेल का है। लेकिन अगर बहुत सारे तेल का बेचता है, वो गिरी का तेल भी बेचता है, सरसों का तेल भी बेचता है, उसके अलावा कैनोला ऑयल भी बेचता है और बहुत सारे ऑयल हैं उसके पास, तो फिर आपको बताना होगा कि आप मुझे सर्टन ऑयल इतनी क्वान्टिटी में दें, क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत सारे जो ऑयल्स हैं उनकी सेल परचेज़ का काम करता है। तो ये चीज़ें असरटेन की जाती हैं गुड्स के हवाले से। तो सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर बेसिकली ये 4-5 टॉपिक ही अहम है। सबसे पहले अहम यह है कि सेल बाय सैंपल और सेल बाय डिस्क्रिप्शन है। फिर सेल बाय जो है आपका आ जाता है कंडीशन एंड वारंटी, के कंडीशन एंड वारंटी में क्या फ़र्क है। फिर राइट्स ऑफ अनपेड सेलर आ जाते हैं कि सेलर जो है वो चीज़ बेच रहा है उसके क्या राइट्स हैं।
तो वो अगर उसके पैसे नहीं दिए जा रहे तो वो ये काम कर सकता है कि चीज़ रोक ले, या उसको ट्रांजिट में है तो उसको रोक ले, डिलीवरी ना होने दे। डिलीवरी होने के बाद जाहिर सी बात है कि उसका सिनेरियो बदल जाता है, फिर वो फिर पैसों के लिए क्लेम करेगा, इसने डिलीवरी ले ली है, आप ये मेरे पैसे वापस करें। फिर फ्यूचर गुड्स, असर्टेन गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स की बात है। फिर एग्रीमेंट टू सेल और सेल का फ़र्क, कि सेल ये है कि मौके पे आपने सेल किया, आपने पैसे ले लिए। एग्रीमेंट टू सेल ये है कि आपने फ्यूचर में वो काम बना के देनी है, आपने एग्रीमेंट कर लिया, जिस वक्त वो सेल डिलीवर होगी, प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र होगी, तो हम कहेंगे कि ये अब सेल हो चुकी। तो सेल और एग्रीमेंट टू सेल में यही फ़र्क है कि एग्रीमेंट टू सेल ये बताता है कि फ्यूचर में होगी, जब वो चीज़ डिलीवर होती है, पोजेसन ट्रांसफ़र होती है, प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र होती है, तो फिर वो सेल बन जाती है। तो ये ओवरऑल सेल्स ऑफ गुड्स जो है एक्ट है, उसके अंदर ये 4 टॉपिक ही अहम हैं। इन 4 टॉपिक्स के हवाले से सवाल पूछे जाते हैं। आप इसको एक दफ़ा ओवरऑल गो थ्रू करें और उसके बाद आप इस तरह सेक्शन वाइज आप अगर बयान कर दें तो इंशाल्लाह आपका 2 में से 1 सवाल आपका हल हो जाता है। यही आपका सेल्स ऑफ गुड एक्ट है। इस तरह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से 3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें, और इसमें से 1 क्वेश्चन आता है, 2 में से 1 करने होते हैं। तो इस तरह आपका जो है पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। शुक्रिया।